गुड मॉर्निंग छात्र। एकलव्य इंस्टीट्यूट मिर्जापुर की तरफ से हम सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। देखिए, मैं संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मैंने दिया था। वो बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया भी होगा और आपने इस वीडियो को देखा भी होगा और लाइक भी किया होगा। आगे उसके पास मैंने दूसरा पार्ट आपको दिया था संख्या पद्धति का। आज सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं तीसरा पार्ट लेकर आया हूं संख्या पद्धति का, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो उस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हम सभी लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास दे रहे हैं। हमारे जो विशेषज्ञ टीचर हैं, जैसे जीएस के, रीजनिंग के, हिंदी के और मैथ के, मैं स्पेशली बता रहा हूँ आप सभी को संख्या पद्धति का आज तीसरा पार्ट सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताने जा रहा हूं, जो इस परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ाया। देखिए, आगे हम बात करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं और ये परीक्षा में कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है और कई परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आया है। जैसे ये बात कहा गया है कि एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देता है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक देता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट दिया जाता है। इस प्रकार 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे और 125 अंक आपने प्राप्त किया, तो उत्तरों की संख्या क्या होगी? देखिए, उत्तरों की संख्या अगर हमें बात करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर्स में भी आते हैं, आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, आज हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपने 75 प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं, तो आपने किया कितना है? 75 प्रश्न आपने किया है। तो 75 प्रश्न आपने जब किया तो क्या आपको मालूम है कि आपने कितना सही किया, कितना गलत किया? नहीं मालूम, लेकिन अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाते हैं कि 75 में हो सकता है भाई 60 क्वेश्चन मेरा सही हो, 15 गलत हो, 70 क्वेश्चन सही हो, 5 गलत हो सकता है, इस तरीके से। लेकिन जब नहीं पता है तब हम क्या करेंगे? तो इसमें आपको मान लेना होगा कि एक सही प्रश्न मेरे कितने हैं। सही प्रश्न एक साइड में लिख लीजिए और एक साइड में आप गलत प्रश्न लिख लीजिए। गलत प्रश्न, तो सही प्रश्न आपको क्लियर नहीं है तो आप यक्स ले लीजिए। अब 75 में से आप यक्स को घटा दीजिए, तो ये आपको पता चल जाएगा कि गलत कितनी हुई। तो 75 माइनस एक्स आपके गलत प्रश्न हुए। अब आपको सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेगा और गलत के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाएगा। तो चलिए, सही के लिए आपको 4 अंक दिए और गलत के लिए आपको 1 अंक दिए। इन दोनों का अंतर कर लीजिए और आपको नंबर कितना प्राप्त हुआ? 125। 125 नंबर प्राप्त हुआ। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका सही उत्तर पता चल जाएगा कि आपने कितना सही प्रश्न किया। जैसे सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 75 प्लस x बराबर 125। 125 की बात करते हैं। 125 इसको हल करेंगे 4x प्लस x, यानी ये 4x प्लस x, ये हो गया आपका 5x और 75 माइनस में है, इस साइड आप जोड़ दीजिए 0 0, यानी 200 आया। तो x बराबर हो जाएगा 40, यानी आपके आंसर कितना हुआ? 40, जो कि आपका यहां दिया गया। इसी को मैं दूसरे तरीके से आपको बताने जा रहा हूं। इस प्रश्न को और आप दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। जैसे आपने 75 प्रश्न किया और आपको 4 अंक मिल रहा है, तो दूसरा जो इसका टाइप है, दूसरा टाइप 75 में आप टोटल 4 का गुणा कर दो। 75 में 4 का गुणा करेंगे तो ये टोटल 300 नंबर आपको मिलना चाहिए। टोटल 300 हुआ, लेकिन आप पाते कितना है? 125 नंबर। तो 125 आप इसमें से घटा दीजिए, तो बचा कितना भाई? यानी 175 नंबर।
175। आपने 75 प्रश्नों के उत्तर दिए, 4 अंक पाते हैं तो टोटल होना चाहिए 300, लेकिन आप पाए कितना 125, तो शेष कितना बचा 175। अब देखिए 175 में आपको 4 सही के लिए और 1 गलत के लिए मिला था, तो इन सभी से आप भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, 175 बटा 5, 5 त्याई 15, 2 बचा 5, यानी 35 क्वेश्चन आपको, और यानी 75 में से आप 35 घटा दीजिए, तो यही आपके 40 प्रश्न सही है। इस तरीके से हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका आया अगला क्वेश्चन आपका, एक परीक्षार्थी ने सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का, लेकिन ये कई बार एग्जाम पेपर में आ चुका है। एक परीक्षार्थी ने 250 प्रश्नों के उत्तर दिए, 250 प्रश्नों के उत्तर दिए, 250 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक, और परंतु एक गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाता है। लेकिन इस प्रश्न में सबसे बड़ी विशेषता है कि 20% प्रश्नों के गलत उत्तर दिए गए हैं, तो कुल कितने अंक मिलेंगे। तो सर्वप्रथम जैसे आप मार्केट में जाते हैं, तो आपको 250 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, और उसमें से 20% आप गलत कर, एग्जाम देने गए 250 प्रश्न आया भाई, और 20% आपके गलत हो गए, तो आप 20% गलत को निकाल दीजिए, 250 का 20% आप निकाल दीजिए, डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, यानी 50 प्रश्न आपके क्या हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए, 50 क्वेश्चन गलत हो गए भाई। कितने में से, 250 में से। अब आपके सही कितने हुए, आप सही लिख लीजिए। सही जो प्रश्न है 250 में से 50 जब घटा लेंगे, 250 में से जब 50 घटा लेंगे, तो आपके सही 200 है, 200 सही। आपको दिया गया है कि सही के लिए 2 अंक और गलत के लिए 1 अंक, तो सही के लिए यानी 200 प्रश्न है, तो सही के लिए 2 अंक मिला, तो 2 अंक मिला तो 2 का गुणा कर दीजिए, यानी आपको 400 मिला होगा, 400 नंबर। लेकिन आपको एक गलत, यानी 50 आपके गलत है, तो एक 50 के लिए, एक गलत के लिए, यानी 50 नंबर आपको काटा गया, 50 नंबर आपको काटा गया, तो मिला कितना 350 नंबर। ये आपका 350 नंबर आप देखे होंगे कि ये दूसरा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, ये आपने सेट थियरी का क्वेश्चन पढ़ा होगा। सेट थियरी की बात करते हैं, जिसको हम समुच्चय सिद्धांत की बात करते हैं। सर्वप्रथम मैं आपको समुच्चय सिद्धांत के बारे में 1 मिनट आपको बता देना चाहता हूं। समुच्चय सिद्धांत होता क्या है, यानी लोगों का समूह। जैसे उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, उनका समूह। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, यह एक निश्चित होता है, यानी स्वर आपके जो ए ई आई ओ यू होता है, इसका समूह की बात किया जाता है। उसी तरह से हम समुच्चय के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन लाए हैं। जैसे देखिए इसमें होता है समुच्चय सिद्धांत पे मैं आपको एक रूल बता रहा हूं। देखिए इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक आसान सा रूल, बेसिक रूल बता रहा हूं। एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आपको इसके बारे में बता रहा हूं, ये नियम क्या है। बहुत कम लोगों को इस नियम की जानकारी होगी, लेकिन इसका मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग की बात किया गया। इसका मतलब होता है एक विषय, एक सब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है एक लोग, एक लोग। इसका भी मतलब होता है एक लोग, एक लोग की बात करते हैं। इसका मतलब होता है कॉमन, इसका मतलब होता है कॉमन। जैसे की बात करते हैं, जैसे देखिए कॉमन का मतलब क्या होता है। जैसे क्रिकेट टीम में 11
प्लेयर होते हैं। तो 11 जब होते हैं, 11 की जब हम बात करते हैं तो 11 को आप बांटेंगे कैसे? भाई एक को आप 5 इधर कर दीजिए, 5 इधर कर दीजिए, और एक बचता है तो आधा तो करेंगे नहीं, आधा तो नहीं करेंगे ना, तो करेंगे क्या? इस वाले व्यक्ति को आप इस साइड भी खिलाएंगे और इस साइड भी खिलाएंगे, यानी एक कॉमन वाला होता है, दोनों साइड खेलेगा, इसी को हम कॉमन पॉइंट की बात करते हैं। यही चीज है एन ए इंटरसेक्शन बी मींस कॉमन पॉइंट। देखिए अब इस क्वेश्चन को इसी फार्मूले के माध्यम से कितना आसान तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए यूनियन मतलब होता है 1000 व्यक्तियों के समूह, यानी टोटल हमारे पास कितने लोग हैं? 1000 लोग हैं, 1000 लोग हैं। 760 केवल हिंदी बोलते हैं, 760 हिंदी बोलते हैं भाई, 760। और कह रहा है कि 530 अंग्रेजी बोलते हैं भाई, अगला सब्जेक्ट की बात करते हैं, 530 अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो पूछा है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या, इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट की बात किया है। अब इनको जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए। देखिए 7 5 12, 1290 में से 1000 घटा 290 आया, यानी एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर आया 290, और 290 आपका पहला पॉइंट। इसी को सॉल्व कर देंगे इस तरीके से। मैं जब परसेंटेज पढ़ाऊंगा आपको विशेष तो वहां पर आपको देखेंगे 3 3 4 4 सेट के रूप में आएगा, और वहां मैं और विशेषता लाऊंगा आपके, जो कि आप कभी देखे नहीं होंगे। उसके अकॉर्डिंग मैं आज ये छोटा सा पहलू बताया हूं संख्या पद्धति का सबसे शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। सेम वही क्वेश्चन आ गया कि एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिक पढ़ाते हैं, उसमें 15 भौतिक हैं, 3 भौतिक है, गणित दोनों पढ़ाते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम फॉर्मूले के माध्यम से। तो फार्मूला आपने पिछला वाले क्वेश्चन में देख लिया है। सेम मैं फार्मूले की मैं पुनः लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए, याद करना है। एन ए यूनियन बी, यूनियन मतलब होता है सभी लोग, सभी समूह को यूनियन की बात करते हैं। अगला जो है, अब देखिए एन ए, एक मतलब पहला पॉइंट, दूसरा एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, इसको ए इस तरीके से लिखते हैं। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन, ए इंटरसेक्शन। ये एन क्यों लगाए जानते हैं? जैसे शादी ब्याह में क्या होता है, लाइट बत्ती न रहे, लाइट बत्ती नहीं रहेगा तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए मैं यन को सजावट के रूप में लिख रहा हूं कि यन क्या है, एक प्रकार की इसकी शोभा बढ़ा रहा है। इसी तरह से नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख देता। तो इसमें देखिए टोटल आपके विद्यालय में 25 अध्यापक हैं, 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिक, 15 मान लीजिए भौतिक पढ़ाते हैं भाई, 15 भौतिक पढ़ाते हैं, 3 भौतिक गणित दोनों, यानी ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, यानी ये पूछा है एन बी, यानी ये कॉमन पॉइंट है 3 लोग। तो 3 इधर हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा, 28 और इधर -15 कर लेंगे प्लस एन बी। तो आप 15 को माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा यानी 13। यानी जो आपके गणित पढ़ाते हैं वो कितने लोग हैं? 13। यानी गणित पढ़ाने वालों की संख्या कितने हैं? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात देखिए। इस क्वेश्चन में पुनः हम बात कर ले रहे हैं कि ए यूनियन बी, यानी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, इंटरसेक्शन की बात किया गया। 25 अध्यापक आपके टोटल हैं जिसमें से गणित और भौतिक दोनों पढ़ाते हैं। 15 केवल भौतिक यानी एक सब्जेक्ट की बात करते हैं, 3 भौतिक गणित दोनों की बात करते हैं। तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन पॉइंट है। और केवल गणित की बात किया गया है तो केवल गणित की बात करते हैं तो एक सब्जेक्ट की बात किया गया। तो ये माइनस में है, चाहे आप तो इसको घटा करके यहाँ पर घटा सकते थे, मैंने डायरेक्टली कर दिया कि 25 में -3 को इधर कर दिया, 28 हो गया, 28 में से 15 घटा दिया, 13। ठीक है, नेक्स्ट आगे की बात करते हैं। देखिए सबसे आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपके एग्जाम पेपर का सबसे सटीक और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपको संख्या पद्धति के माध्यम से आपको ये क्वेश्चन आए हैं। इस क्वेश्चन में देखिए सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। जैसे
एक गेंद जमीन पर टप्पा खाकर अपनी पूर्व की ऊंचाई का 3/4 भाग उठ जाती है। यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से फेंका जाए तो तीसरा टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई ग्रहण करेगी? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपने ये देखा होगा कि आपके अन्य बुकों में ये नहीं क्वेश्चन की बात करेगा, तो ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पेपर का सबसे सॉलिड क्वेश्चन है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, शॉर्ट तरीके से या बेसिक तरीके से, मैं इसका 2 तरीका आपको बताने जा रहा हूं। देखिए, एक गेंद, जैसे आपने यहां से यहां तक की ऊंचाई की बात कर लिया, चलिए ये मान लीजिए कि 32 मीटर की ऊंचाई है। अब जब आपने पहला बार ऊंचाई से गिराया होगा तो एक टप्पा खाया होगा, दूसरा टप्पा खाया होगा, तीसरा टप्पा खाया होगा। तो यही आपसे क्वेश्चन की बात है, तीसरे टप्पे के बाद वह कितनी ऊंचाई तक जाती है। तो अब आपको फर्स्ट तरीका यानी बेसिक तरीका बता रहा हूं। गेंद पहले टप्पे में उसकी ऊंचाई क्या होगी भाई? पहले टप्पे की जब बात करते हैं तो टोटल ऊंचाई है 32 मीटर। तो पहला टप्पा जो है 3/4 भाग उछला, तो 4 अट्ठे 32 आते यानी 24 मीटर की ऊंचाई होगी पहले राउंड में। दूसरे राउंड की बात कर रहा है, जब दूसरे राउंड की बात कर रहा है तो ये आपका 24 बचा है, 24 का ही 3/4 होगा यानी 18 मीटर की बात किया होगा। और तीसरा टप्पा आपसे पूछ लिया तो 18 गुणा 3/4 की बात करेंगे तो 2 9, यानी ये देखिए आपका 27/2 मीन्स हो जाएगा 13 सही 1/2 मीटर, यानी 13 सही 1/2 मीटर। ये आपका दूसरा नंबर का ऑप्शन है। ये मैं बेसिक तरीका बताया, ये आपको बेसिक। अब मैं इसके लिए शॉर्ट तरीका आपको बताना जा रहा हूं कि एक लाइन में आप कैसे करेंगे। तो देखिए, ये आप पहला, दूसरा, तीसरा, यानी पहला टप्पा हो सकता था, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे अनेक टप्पे हो सकते थे। यानी 91 टप्पे, हम यन की बात करेंगे, 91 टप्पे की बात करेंगे। 91 टप्पे में ऊंचाई क्या होगी? 91 टप्पे के बाद इसकी ऊंचाई क्या होगी? तो यच मीन यानी 91 टप्पे में उसकी ऊंचाई तो यच इंटू a/b के पावर n, n मीन्स टोटल हाइट, और जो आपका 3/4 है a/b है, n मीन्स संख्या कितनी बार, तो h मीन्स होता है 32, a/b का मतलब होता है 3/4 के पावर कई टप्पा, तीसरा टप्पा, तो n की जगह आप 3 रख दीजिए और इसको हल कर लीजिए। 32 गुणा 3/4 गुणा 3/4 गुणा 3/4, 3/4 की बात करेंगे। 3/4, अब देखिए 4 चौके 16 दूना 32, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27/2 मीन्स हो जाएगा 13 सही 1/2 मीटर। यानी आप इस माध्यम से भी आप लगा सकते हैं। दोनों तरीका आपके पास सुपर है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। सेम क्वेश्चन दोस्तों, सेम क्वेश्चन आपको मैंने इसलिए लाया हूं कि परीक्षा की दृष्टि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं संख्या पद्धति का लाया हूं कि आपको 1-2 रिवीजन में करा दूं, जिससे कि आपके एग्जाम पेपर में गलती ना हो आपसे। एक गेंद अपनी उछाल में कितनी ऊंचाई से, एक गेंद अपनी उछाल में कितनी ऊंचाई से गिरती है? उसकी 2/3 ऊंचाई तक ऊपर उठती है। यदि इस गेंद को 36 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाए तो तीसरे उछाल में कितनी पर उठेगी? सेम क्वेश्चन, सिर्फ पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन आपको डायरेक्टली बता दे रहा हूं कि तीसरे टप्पे की, यानी जैसे मैंने बताया था 91 टप्पे के बाद, 91 टप्पे के बाद क्या कंडीशन होगा? h इंटू a/b के पावर n, n मीन्स संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीसरा टप्पा 3 यहाँ रखेंगे। h मीन्स हो गया टोटल हाइट, ऊंचाई, और कितना 2/3 की बात किया गया यानी 3। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 36 गुणा 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3। देखिए 3 त्रिका 9, 9 चौके 36 होता है, 9 चौके 36, 2 दूना 4 दूना 8 चौके 32, यानी
32/3 की बात करेंगे तो ये आएगा 10 सही 2/3 मीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, यानी दूसरा नंबर का ऑप्शन सही। ये डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सेम प्रोसेस जो पिछला मेरा क्वेश्चन था। देखिए इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन टाइप का है। ये आपको मैं या तो कहिए मैं कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग सॉल्व करके भेज सकते हैं, लेकिन आप नहीं सॉल्व करते हैं तो मैं सॉल्व करके आपको पुनः इस क्वेश्चन को मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण आपको सीखने को मिलेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए ये गेट जमीन से 64 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। प्रत्येक बार जमीन से टकराने पर वह पिछली ऊंचाई के आधी के बराबर, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, आधे के बराबर उठती है। गेंद जमीन से 16वीं बार टकराने के बाद, कितनी बार टकराने के बाद? 16 बार। 16 बार टकराने के बाद कितनी ऊंचाई प्राप्त होगी? 16 बार टकराने के बाद कितनी ऊंचाई होगी? तो चलिए सेम क्वेश्चन की बात करते हैं, वही की कितनी बार की बात करते हैं। तो 64 मीटर है, 64 मीटर है, और कितना? आधे के बराबर 1/2 के पावर कितनी बार? 16। अब इसको सॉल्व आप कैसे करेंगे भाई? डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन की बात किया, सेम टाइप के क्वेश्चन की बात किया गया था। तो 64 को आप डायरेक्टली हल कर सकते हैं। 1/16 इसको देखिए पावर है, तो पावर 1/16 घाते 16 बार लिखना सबसे कठिन, इसको हल करना सबसे कठिन की बात माना जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 64 का गुणनखंड आप जानते हैं कि 2 को हम 6 बार लिख सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यानी 2 को 6 बार लिखा जा सकता है। तो 64 को 2 के पावर 6 लिख सकते हैं, और 1/2 के पावर, इसको 1 के पावर चाहे 16 लिखो चाहे 1000 बार लिखो, एक ही आएगा। तो 1/2 के पावर 16 लिख सकते हैं। आप घातांक रूल जानते हैं कि जब घातांक रोल में ऊपर से नीचे जाता है तो माइनस हो जाता है, यानी 2 के पावर 6 इंटू 2 के पावर -16, यानी आधार सेम है तो गुणा करने पर घात जुट जाती है। तो इसका आंसर आ जाए 2 के पावर -10 मीटर। आप देखेंगे साहब 2 के पावर -10 मीटर, ये पहला ऑप्शन है। सबसे आसान और सबसे शॉर्ट तरीका, आप इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करेंगे। देखिए अब आपको जो परीक्षाओं में सबसे साधारण परीक्षाओं की बात, जैसे पुलिस के एग्जाम की बात करते हैं, टेट सुपर टेट की बात करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जाम में 1-2 मिल जाते हैं। तो देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग 386, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या हो? अब तो आपको ये नहीं पता है कि दो संख्याओं के वर्गों का है, तो आपको संख्या मानना पड़ेगा। क्या होगा? संख्या को मानना पड़ेगा। मान लीजिए कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 386, तो मान लीजिए वो संख्या क्या है आपके पास? x और y है। ये x और y संख्या है। जब ये x और y संख्या है तो अब कह रहा है कि इनके वर्गों का योग कर दीजिए भाई। तो यानी x का वर्ग प्लस y का वर्ग बराबर 386। ये 386 है। दो संख्या आपने मान लिया, x का वर्ग प्लस y का वर्ग मतलब 386 है। जब एक 386 हो गया, यदि एक संख्या 5 है, मान लीजिए कोई भी संख्या 5 है, तो इसमें से किसी को भी आप 5 x स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग बराबर 386, मैं सबसे शॉर्ट तरीका अपनाया हूँ, x स्क्वायर प्लस 25 बराबर 386 की बात कर सकता हूँ। 386 की बात किया हूँ। अब ये 25 को इस साइड माइनस कर दीजिए, x स्क्वायर आ जाएगा। 386 की बात किया गया है। अब इसको 25 माइनस कर दीजिए तो 361 आएगा। 361 का वर्गमूल आप जानते हैं, 361 जो है किसका वर्गमूल है? 19 का। तो ये आपका संख्या क्या आई होगी? 19 आया होगा। तो वर्गों का योग को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए सेम क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 आता है, तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। परीक्षाओं के जो भी क्वेश्चन आपको मैंने ये संख्या पद्धति का ये तीसरा टॉपिक में तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आया हूँ। और जो मैं कल लाने वाला हूँ, जो कल आपका अंतिम संख्या पद्धति का अंतिम पार्ट होगा, यानी 4 पार्ट होगा, वह पूरे कलेक्शन के साथ होगा, बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन की ओर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे दो संख्याओं का, जैसे उसमें आपने क्वेश्चन को लिया, योग था, यहाँ केवल गुणनफल की बात की, पहली संख्या x ले लीजिए, दूसरी संख्या y ले लीजिए, तो इनका गुणनफल x इंटू वाई बराबर दे रखा है 9375। ये पहला पॉइंट। अब इसी में एक संख्या को मान लीजिए, पहली संख्या बड़ी संख्या है, दूसरी संख्या छोटी है, यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना प्राप्त होता है, 15 प्राप्त होता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए भाई। अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं कि x बराबर, इसका गुणा इधर कर लीजिए 15y, ये दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट यानी x का मान मैं पहले वाले समीकरण में रख देता हूँ, इस वाले समीकरण में, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15y, यानी 15y इंटू वाई, y का स्क्वायर बराबर 9375। 15 से आप भाग कर दीजिए, 15 छक्का 90, 15 दूना 30, यानी y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 625। तो y बराबर कितना आएगा, 25, क्योंकि 625 25 का वर्गमूल है। अब y का मान आपका 25 आ गया, और y का मान आप यहाँ पर रख दीजिए। y का मान यदि आप यहाँ पर रख देते हैं तो x का मान आएगा 15 इंटू 25 बराबर आएगा 375। अब कह रहा है कि x का मान आपका 375 आ गया, x का मान 375, y का मान 25। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 375 प्लस 25 बराबर है टोटल 400। ये आपका आंसर हुआ, जो आपके फर्स्ट आपका ऑप्शन है। ये आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब आ गया सबसे बेसिक पॉइंट, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 3 क्रमागत सम संख्याओं का की बात करते हैं। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48, चाहे सम हो, चाहे विषम हो, चाहे जो संख्या हो, उसके लिए मैं एक ही रूल बता रहा हूं। इस रूल से आप चाहे सम के निकालो चाहे विषम के निकालो, दोनों एक ही पार्ट में आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सम, तो इसका जो रूल हो, चाहे सम की बात करें, चाहे सम हो चाहे विषम हो, दोनों के लिए एक ही बार अपनाना है। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 डैश डैश डैश, ये रूल है। इसी रूल को आपको फॉलो करना है। तो 3 की बात किया है तो पहला x प्लस 2, x प्लस 4 बराबर 48 है, तो 3x प्लस 6 बराबर 48, तो 3x बराबर हो जाएगा 42, तो x बराबर हो जाएगा 14। तो 14, अब तीन ही संख्या की बात किया है, यहां तक बात किया है, तो 14 प्लस 4 यानी 14 प्लस 4 मीन्स कितना हो जाएगा, 18। यानी सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, 18। आपने देखा कि सेकेंडों में आपने क्वेश्चन कर लिया, चाहे सम हो चाहे विषम, के लिए इस रूल को फॉलो करना है। अगला है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। एक क्या होता है, छोटी संख्या। तो मैंने कहा चाहे देखिए क्रमागत विषम संख्या की बात करें चाहे सम संख्या की बात करें, तीनों एक ही की बात किया गया है। नेक्स्ट की बात करते हैं, जैसे x प्लस 2, x प्लस 4 बराबर 51 की बात किया गया, यानी 3x प्लस 6 बराबर 51, तो 3x बराबर ये हो जाएगा 51 माइनस 6,
यानी ये 4, यानी 3x बराबर 45, तो x बराबर हो जाएगा 15, यानी x की वैल्यू 15 हो जाएगी। तो सबसे छोटी संख्या पूछा, सबसे छोटी संख्या क्या है हमारी 15 की बात किया गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, ये परीक्षा में एक बार नहीं कई बार एग्जाम पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। आज मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सबसे बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है एग्जाम की दृष्टि से। अब एग्जाम की दृष्टि सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन होता है, मैंने इसके बीच में भी बताया कि टप्पे वाले क्वेश्चन की बात किया, और इस क्वेश्चन की बात करा। ये जो इम्पोर्टेंट तीसरा पार्ट लेकर आया हूँ, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको 4 अभाज्य संख्याओं को उनके परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा गया है। परिणाम के आधार पर आरोही क्रम में लिखा होता है। आरोही, आरोही, अवरोही, सबसे बड़ी बात है आरोही क्या होता है, अवरोही आप लोग जाने। आरोही, आरोही, और एक होता है अवरोही, अवरोही। देखिए इसमें ये छोटा है, आरोही 3 ही वर्ड है, तो मतलब छोटे से बड़ा। अवरोही ये बड़ा है, अवरोही में 4 बड़ा है, यानी बड़े से छोटा। यही आपको जानो। आरोही को इंग्लिश में कहते हैं एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग, एसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग ऑर्डर। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब ये होता है बढ़ता क्रम, ये बढ़ता क्रम होता है, बढ़ता क्रम, और ये होता है घटता क्रम, घटता क्रम, घटता क्रम की बात किया जाता है। तो देखिए आरोही अवरोही का मतलब ही होता है, आरोही में छोटे यानी 3 शब्द, यानी छोटे से बड़ा, अवरोही में बड़े से छोटा यानी बड़े से छोटा की ओर हम लिखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये आरोही अवरोही वर्ड था, इसलिए मैंने आपको आरोही अवरोही की बात कर दिया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लें। देखिए 4 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य की मैंने पिछले और जब बेसिक बताया था तो अभाज्य की परिभाषा आपको बता दिए थे कि अभाज्य बता दिया। तो यहाँ कह रहा कि प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो आपको देखिए इसका 2 तरीका होता है। तो सबसे मैं शॉर्ट तरीका बता दे रहा हूँ। पहला तरीका यह है कि आपको ये नहीं पता है कि 385 और 1001, भाई देखिए यहाँ गुणा खंड करना या गुणा भाग करना सबसे कठिन काम, सबसे कठिन है। 385 का गुणनखंड करेंगे, 1001 का गुणनखंड करेंगे, लेकिन आपको ये कैसे पता चले कि इसमें कौन सा पॉइंट कॉमन है। ये कॉमन पॉइंट आपको ढूंढना है। तो कॉमन ढूंढने के लिए आपको क्या करना होता है, मौसा निकालना। इसका जब मौसा आप निकाल लेंगे तो वो आपको कॉमन पॉइंट मिलेगा। जब वो मौसा कॉमन पॉइंट मिलेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये संख्या किससे कटेगी और ये संख्या किससे कटेगी। इन दोनों का मौसा निकालना होगा। तो मौसा निकालना जानते हैं कि मौसा निकालना थोड़ा सा भाग विधि के माध्यम से, गुणनखंड विधि के माध्यम से, दोनों विधि से आप मौसा निकाल सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को आपको साल में बता रहा हूँ। पहला इस क्वेश्चन का सबसे सटीक सलूशन मैं बता दे रहा हूँ। सबसे सटीक सलूशन है कि 385 का आप गुणनखंड कर दीजिए। 385 का जो गुणनखंड होगा वो देखिए लास्ट में 5 है, तो 5 से श्योर कटेगा। 5 देखिए 5 11 की बात करते हैं और 7 की बात करते हैं। 5 7 11 इसका गुणनखंड देखिए अलग अलग है। 11 5 55, 55 में 7 का गुणा कर दीजिए। 7 5 35, 7 35 3 38, यानी 385 आपने गुणनखंड कर दिया, क्योंकि 5 था लास्ट में, इसलिए मैंने 5 से भाग कर दिया। अब बात आया कि 1001 का गुणनखंड की बात करेंगे तो इसका भी 5 11 और 13 है। 5 11 और 13 इसका भी आप गुणनखंड कर दीजिए। गुणनखंड कर दीजिए तो तीनों में देखेंगे अभाज्य संख्याएं आपको पता होगी। तो अभाज्य संख्याओं में ये पूछा है कि 5 11
कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो इसमें देख रहे हैं कि इस पूरे में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात किया कि 13 की बात कर दिया। तो देखिए आज जो है एक हम लोगों की जो है ये तीसरा पार्ट था संख्या पद्धति का। हम कल आपको चौथे पार्ट की बात करेंगे, चौथा पार्ट लेकर आएंगे और सबसे परीक्षा के दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और कल मेरा अंतिम पार्ट होगा संख्या पद्धति का, जो कि इस इंस्टीट्यूट यानी क्लब इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप लोग को बताया जा रहा है सभी छात्र छात्राओं को। यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है कि सभी विशेषज्ञ टीचर लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर हैं, चाहे रीजनिंग के हों, चाहे जीएस के हों, मैं स्वयं मैथ पढ़ा रहा हूँ, यानी सभी लोग अपने अपने में विशेषज्ञता हासिल के काफ़ी दिनों का यानी 10 सालों का, 12 सालों का किसी का अनुभव है। तो इस माध्यम से हम सभी लोग आगे की प्रोसेसिंग की बात करेंगे। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक। जय हिंद।